हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस लेक्चर में हम लोग जो चीजें पढ़ेंगे, लास्ट लेक्चर में जैसे हमने एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फंक्शन पढ़ा था बाइनोमियल थ्योरम में, तो यहाँ पे भी बाइनोमियल थ्योरम के लेक्चर को अपना कंटिन्यू करते हैं। और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। देखिए, अभी तक हमने जो भी बात करी है वो बाइनोमियल एक्सपेंशन से रिलेटेड, फिर उसके एप्लीकेशन से रिलेटेड, लेकिन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स पे अभी तक हमने वैसी कोई चर्चा नहीं की। ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले जब हम वन प्लस एक्स टू द पावर एन का एक्सपेंशन लिखते हैं, तो ये एक्सपेंशन कुछ इस तरीके से होता है। अब यहां पे अगर आप ध्यान दीजिए कि अगर मैं x इज इक्वल टू वन पुट कर दूं इस एक्सपेंशन में अगर मैं x इज इक्वल टू वन पुट कर दूं, तो ये हमारे सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का जो सम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, टू टू द पावर एन। यहां पे ये बात हम ध्यान में रखेंगे कि ये जो सी आर है ये बेसिकली एन सी आर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो यानी हमारे पास सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स कितना आ गया, टू टू द पावर एन। अगर हम यहां पे x के बदले में -1 पुट कर देते हैं, तो x के बदले में -1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, और यहां पे आ जाएगा C0 -C1 प्लस C2 -C3 एंड सो ऑन। तो ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव करने के बाद, मतलब अगर मैं इसी में यहां तक आने के बाद पुट x इज इक्वल टू -1, है ना, तो यहां पे आपके पास टर्म आ जाएगा 0 इज इक्वल टू C0 -C1 प्लस C2 -C3 एंड प्लस 1। ठीक है क्या? यानी आपके सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की वैल्यू टू टू द पावर एन आ जाती है। सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स विद ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन, तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है, 0। अब अगर इन दोनों को अगर आप ऐड करके 2 से डिवाइड करिएगा, तो जैसे मान लीजिए ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया और ये आपका सेकंड इक्वेशन आ गया। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को अगर आप ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, तो आपको C0 प्लस C2 प्लस C4 ये सारा मिलेगा। और इधर से आपका सम आ जाएगा टू टू द पावर n प्लस 0/2, तो टू टू द पावर n-1। तो यहां पे लिखा हुआ है पुट x इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू -1 एंड देन ऐड। ठीक है। सिमिलरली अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यानी आप 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 लिखते हैं, तो आपके पास रिजल्ट आ जाता है C0 प्लस C2 प्लस C4 एंड प्लस सो ऑन इज इक्वल टू 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 द पावर n-1। सिमिलरली अगर आप 1 में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, तो आपके पास आ जाता है C1 प्लस C3 प्लस C5 प्लस सो ऑन। ये वैल्यू भी आपकी आ जाती है टू टू द पावर n-1। ठीक है क्या? तो ये हमें पता रहना चाहिए। नेक्स्ट, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमारे पास कुछ सवाल हैं। सवाल है कि इवैल्यूएट दिस सम। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं। तो यहां पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि समेशन r इज इक्वल टू 0 टू 11, हमें निकालना है 23 CR की वैल्यू। ठीक है क्या? तो अब ध्यान से देखिए कि ये क्या हो जाएगा। ये लिखा हुआ है 23C0 प्लस 23C1 प्लस सो ऑन प्लस 23C11 तक। ठीक है। अब ऐसा तो कोई हमने रिजल्ट यहां पे पढ़ा नहीं। ठीक है। इस तरीके का कोई रिजल्ट हमने यहां पे पढ़ा नहीं। तो हम अब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे और अपने प्रीवियस नॉलेज को भी काम पे लगाएंगे। तो जैसे अगर मैं इसका पूरा अगर एक्सपेंशन लिखता, मतलब अगर मैं 1 प्लस एक्स टू द पावर 23 का अगर एक्सपेंशन लिखता और इनफैक्ट एक्स के बदले में 1 भी रख देता हूं। ठीक है, चलिए मैं एक्स के बदले में 1 भी रख देता हूं, तो 2 टू द पावर 23 की वैल्यू जो होती वो 23C0 प्लस 23C1 प्लस सो ऑन। तो पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहां कितने होते, 24 टर्म्स होते। 24 टर्म्स होते तो उसका मिडिल टर्म हमारा कौन सा वाला होता है,
तो 23 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका 24 टर्म्स था, सॉरी मिडिल टर्म आपके पास दो आते, है ना, दो मिडिल टर्म आते, कौन सा, एक तो 12th और दूसरा 13th। तो 12th टर्म आपका है प्लस 23C11 वाला, और फिर 13th टर्म है 23C12 एंड प्लस सो ऑन, ये आपका होता 23C23 तक। अब ध्यान से देखिएगा, हमने आपसे जो सम पूछा है वो सिर्फ यहां से यहां तक के टर्म्स का है, ठीक है। ये टोटल आपके 12 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? 12 टर्म्स। बचे और कितने हैं? तो ये आपके पास 12 टर्म्स और भी बचे हुए हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये 23C23 को हम 23C0 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड, अगर इक्विडिस्टेंट पोजीशंस पे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को हम पकड़ें तो दोनों बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की वैल्यू सेम होती है। तो 23C23 को मैं 23C0 लिख सकता हूं। सिमिलरली 23C22 को मैं 23C1 लिख सकता हूं। अब आप समझ में आ रही है बात? सिमिलरली 23C12 और 23C11 ये दोनों भी बिल्कुल सेम होंगे। यानी ये जो सम है, अगर हमारे पास S लिखा हुआ है, इफ दिस सम इज S, तो आप ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि ये सम भी हमारा और कुछ नहीं बल्कि S ही लिखा हुआ है। तो यानी कहने का मतलब कि यहां से हमारे पास 2 टू द पावर 23 इज इक्वल टू आ गया 2S, और हमें निकालनी थी S की वैल्यू, तो S की वैल्यू 2 टू द पावर 22 हो जाएगी, ठीक है। सो ये जो वैल्यू आ गई आपकी, दिस इज नथिंग बट 2 टू द पावर 22। सेकंड अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी अप्लाई करेंगे। यहां पे हमें लिखा हुआ है समीशन R इज इक्वल टू 0 टू 11 24CR, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो भाई ये वैल्यू तो हमने निकाल ली, ये 2 टू द पावर 22 आ गई है, ठीक है। सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए एक नई शीट खोल लेते हैं। हमें निकालना है सेकंड क्वेश्चन में समेशन R इज इक्वल टू 0 टू 11, ठीक है, क्या था, 24CR, 24C और R। वापस से अप्रोच वही लेते हैं जो थोड़ी देर पहले हमने लिया था। देखिए 2 टू द पावर 24 अगर हम लिखेंगे तो ये होगा 24C0 प्लस 24C1। इस केस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, n की वैल्यू 24 थी तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 25 होंगे। तो यहां पे आपका एक ही मिडिल टर्म आएगा एंड दैट इज द 25 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। 13th टर्म आपका जो होगा वो मिडिल टर्म होगा। तो यानी प्लस सो ऑन करके हम 24C11 तक पहुंचते हैं। ये 12th टर्म है, ये आपका होगा 13th टर्म 24C12, और इसके बाद फिर वापस से हमारे पास 24C13 एंड प्लस सो ऑन करते करते 24C24 तक पहुंचेंगे। यहां से लेकर यहां तक आपके पास 12 टर्म्स है ना। यहां से लेकर यहां तक आपके पास 12 टर्म्स हैं। तो पिछले क्वेश्चन के वर्किंग के हिसाब से ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि अगर ये वैल्यू S है तो ये वैल्यू भी S होगी। क्यों? क्योंकि 24C0 इज बेसिकली इक्वल टू 24C24 एंड 24C11 इज इक्वल टू 24C13। तो ये पूरा सम और ये पूरा सम बराबर होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं, सपोज मैं इसको S लिखता हूं, तो ये हो जाएगा हमारे पास S प्लस ये मिडिल टर्म रह जाएगा हमारा 24C12, है ना, और प्लस S हो जाएगा। अब यहां से अगर हम S की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा आपके पास 2 टू द पावर 24 माइनस 24C12 डिवाइडेड बाई 2। सो दिस विल बी आवर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है हमारा समेशन n R इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 टू द पावर R NCR अपॉन
आर प्लस थ्री सी आर, ठीक है। तो एनसीआर अपॉन आर प्लस थ्री सी आर। तो यहां पे थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इसके लिए भी एक नया शीट खोल लेते हैं। समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू, कहां तक जा रहे थे भाई, एन तक जा रहे थे शायद, 0 टू एन माइनस 1 टू द पावर आर एनसीआर अपॉन आर प्लस थ्री सी आर, ठीक है। तो r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 टू द पावर r NCR अपॉन r प्लस थ्री सी आर। तो पहले ना इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये जो टर्म है NCR अपॉन, तो इसको हम एक्सपैंड कर देते हैं फैक्टोरियल के फॉर्म में। तो ये r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 टू द पावर r। NCR हो गया आपका n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। यहां पे हो जाएगा आपका r प्लस थ्री फैक्टोरियल, है ना, अपॉन r फैक्टोरियल, है ना, और इंटू थ्री फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये टर्म हो गया कैंसिल, ठीक है क्या। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें फर्दर, तो ये लिखा हुआ है समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 टू द पावर r। ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है n फैक्टोरियल, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इंटू थ्री फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ये लिखा हुआ है आपका r प्लस थ्री फैक्टोरियल, है ना, और ये हो जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल। अब यहां पे देखिए, ये थ्री फैक्टोरियल तो मैं बाहर निकाल लेता हूं पहले। तो थ्री फैक्टोरियल इज नथिंग बट 6। अब अगर इस टर्म को देखें, n फैक्टोरियल अपॉन r प्लस थ्री फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल, तो यहां पे n के बदले में अगर n प्लस थ्री होता और r के बदले में भी r प्लस थ्री होता, तो ये स्टिल हमारा n माइनस आर ही होता। यानी अगर हमारे पास यहां न्यूमरेटर में n प्लस थ्री फैक्टोरियल होता, तो ये फिर अपना एनसीआर का फॉर्म बन चुका होता। तो देखिए ध्यान से, ये 6 मैं बाहर निकाल रहा हूं, इस n फैक्टोरियल को मुझे n प्लस थ्री फैक्टोरियल बनाना है। तो यानी हमें इसमें n प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, n प्लस वन से डिवाइड, n प्लस टू से डिवाइड और n प्लस थ्री से डिवाइड, और ये अभी आपका बन गया, ध्यान से देखिए, r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 टू द पावर r। ये बन जाएगा आपका n फैक्टोरियल इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री, विच इज नथिंग बट n प्लस थ्री फैक्टोरियल, ठीक है। और यहां पे आपके पास आ गया r प्लस थ्री फैक्टोरियल, और इसको मैं लिख सकता हूं n प्लस थ्री माइनस आर प्लस थ्री फैक्टोरियल, ठीक है क्या। अब ये देखिएगा, तो ये लिखा हुआ है n प्लस थ्री सी आर प्लस थ्री, दिस इज नथिंग बट n प्लस थ्री सी आर प्लस थ्री। तो ये वैल्यू हमारे पास हो गई 6 अपॉन n प्लस वन, n प्लस टू, n प्लस थ्री, ठीक है, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 टू द पावर r n प्लस थ्री सी आर प्लस थ्री, ठीक है क्या, n प्लस थ्री सी आर प्लस थ्री। आप चाहें तो n प्लस थ्री सी एन माइनस आर भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका कोई खास बेनिफिट है नहीं। तो अब अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस वाले टर्म को ध्यान में रख के एक्सपैंड करें, इस वाले टर्म को, तो ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 टू द पावर r n प्लस थ्री सी आर प्लस थ्री। एक्सपैंड करेंगे तो r इज इक्वल टू जीरो के करेस्पॉन्डिंग ये बन जाएगा n प्लस थ्री सी थ्री, है ना। r इज इक्वल टू वन के करेस्पॉन्डिंग ये बन जाएगा n प्लस थ्री सी फोर, फिर n प्लस, सॉरी, माइनस वन भी आएगा ना, यहां माइनस n प्लस थ्री सी फोर प्लस n प्लस थ्री सी फाइव, है ना, एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा, तो ये जाएगा प्लस माइनस वन टू द पावर n, n प्लस थ्री सी n प्लस थ्री तक। अब ध्यान से देखिए, इस पूरे एक्सपेंशन में
अगर ये शुरुआत होता n+3c0 से और खत्म होता n+3c n+3 पे, तो हमारा सम 0 होता। क्यों? क्योंकि हमने ये बात देखी थी एकदम शुरुआत में ही, ध्यान से देखिए, हाँ ये वाले पार्ट में, कि अगर आपके बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ सम कर किए जाते हैं तो उस सम की वैल्यू 0 आती है, लेकिन गिवन दैट आपके सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स मौजूद होने चाहिए थे, यानी C0 से लेकर Cn तक के सारे। यहां पे क्या है, इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो यहां पे कुछ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स मिसिंग हैं। कौन से? n+3c2 वाला मिसिंग है, n+3c1 वाला मिसिंग है और n+3c0 वाला मिसिंग है। तो अगर ये भी उसी पॉजिटिव नेगेटिव पैटर्न को फॉलो करते हुए रहते तो सम हमारा 0 आता। यानी कहने का मतलब कि हमारे पास अगर एक्सपेंशन n+3c0 माइनस n+3c1 प्लस n+3c2 माइनस n+3c3, तो अगर यहां से हम पूरा कॉमन कर लें तो ये वापस से आपका यही वाला एक्सपेंशन बन जाएगा, तो प्लस, है ना, यहां से माइनस n+3c4 एंड प्लस सो ऑन प्लस -1 टू द पावर n+3cn+3। अगर ये पूरा रहता तो इस एक्सपेंशन की वैल्यू, मतलब इस समेशन की वैल्यू 0 हुई होती, लेकिन हमें सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको उस तरफ लेते जाइए, जो बची वैल्यूज हैं वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर मैं इसको फॉर द टाइम बीइंग s बोल देता हूं, तो देखिए यही तो है वो s। तो यहां से हमारे पास s की जो वैल्यू आ जाएगी, दिस इज नथिंग बट n+3c0 की वैल्यू 1 हो गई, माइनस n+3c1 की वैल्यू n+3 हो गई, और ये आपका हो गया प्लस n+3 इंटू n+2 डिवाइडेड बाई 2। आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाई करने पे ये वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 2n-6 एन प्लस, ये हो जाएगा आपका n², ठीक है, n² एंड देन प्लस 5n एन +6, ठीक है क्या, डिवाइडेड बाई 2। तो भाई साहब ये और ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल सम अगर आप लिखना चाहें, ठीक है, तो इसको मैं फॉर द टाइमिंग यहां पे लिख लेता हूं, ठीक है, इसको, इस सम को मैं यहां ले आके लिख लेता हूं फॉर द टाइमिंग। तो ये कितना हो जाएगा, n² प्लस 3n+2 अपॉन 2। यहां देखिए n² प्लस 3n+2/2, तो n² प्लस 3n+2/2, जिसको हम फर्दर फैक्टराइज करके n+1 इंटू n+2/2 लिख सकते हैं। तो ये जो s की वैल्यू आ गई आपकी, जो समेशन s ये वाला टर्म निकालना था, इसकी जो वैल्यू आ गई वो आपकी n+1 इंटू n+2/2 आ गई, ठीक है। इसको हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, फाइनल आंसर आएगा, वो आंसर आ गया, दैट इज आपका जो वैल्यू था r इज इक्वल टू 0 टू n -1 टू द पावर r, ये था आपका NCr अपॉन r+3 CR। ये वैल्यू आ जाएगी, ध्यान से देखिए, यहां था आपका 6/n+1 इंटू n+2 इंटू n+3, तो 6/n+1 इंटू n+2 इंटू n+3, है ना, एंड मल्टीप्लाइड बाई n+1 इंटू n+2 डिवाइडेड बाई 2। ये n+1 n+2 कैंसिल आउट हो गया और ये कैंसिल आउट होके 3 हो गया, तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो 3/n+3 आ जाएगा, ठीक है।
तो इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन आपको ज्यादा करना पड़ा, ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन आपको ज्यादा करना पड़ा। ये रिलेटिवली डिफिकल्ट सवाल है, तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा और फिर इसमें फाइनली देखिएगा कि किस तरीके से हमने मैनिपुलेशन करके और आंसर तक हम लोग पहुंचने की कोशिश किए हैं, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है, इसको मैं स्टार मार्क भी लगा लेता हूं। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पूरी वर्किंग समझ में आ जाएगी कि ये समेशन ऑफ सीरीज का काम हो कैसे रहा है, ठीक है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इवैल्यूएट करना है ये वैल्यू। अच्छा, इसको मैं ना समेशन के फॉर्म में लिखना चाहता हूं। बिफोर आई स्टार्ट इवैल्यूएटिंग दिस, आई वांट टू राइट दिस इन फॉर्म ऑफ अ समेशन। तो अगर ध्यान से, इनफैक्ट ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, देखिए ध्यान से। तो ये प्रोडक्ट का फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। आर की वैल्यू शुरू हो रही है 1 से और जा रही है n तक, ठीक है। और यहां पे है आपका सी आर माइनस वन प्लस सी आर अपॉन सी आर माइनस वन। देखिए ध्यान से, तो r इज इक्वल टू 1 डालिएगा तो ये C0 प्लस C1 अपॉन C0 आ जाएगा। r इज इक्वल टू 2 डालिएगा तो C1 प्लस C2 अपॉन C1 आ जाएगा, है ना। 3 डालिएगा तो C2 प्लस C3 अपॉन C2 आ जाएगा। n डालिएगा तो C ऑफ n माइनस वन प्लस Cn अपॉन C ऑफ n माइनस वन। तो ये सही से लिखा है हमने, प्रोडक्ट के फॉर्म में पहले लिख लिया, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए एक रिजल्ट अगर हमें पता हो तो बहुत आसानी से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। आगे जाके मैं इस रिजल्ट के बारे में इन डिटेल भी बात करूंगा, लेकिन फॉर द टाइम बिंग अगर हमें पता हो NCR प्लस NCR माइनस वन इज इक्वल टू हो जाता है N प्लस वन CR, ठीक है। ये कितना हो जाता है N प्लस वन CR। कैसे होता है, बहुत सिंपली हम इसको सिंप्लीफाई करके भी देख सकते हैं, देखिए ध्यान से। तो फॉर द टाइम बिंग मैं इसको यहीं पे प्रूव कर देता हूं। इनफैक्ट एक काम करते हैं, इसके करेस्पॉन्डिंग जो एक्चुअल आइडेंटिटी है ना, वो आइडेंटिटी पहले देख लेते हैं और फिर वापस इस सवाल पे आते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडेंटिटी है और इसको हम लोग बोलते हैं पास्कल्स आइडेंटिटी, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल्स आइडेंटिटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडेंटिटी है, बहुत काम की आइडेंटिटी है। होता क्या है इसमें, n माइनस वन सी आर प्लस n माइनस वन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू आपके पास हो जाता है एन सी आर। याद रखने का तरीका किस तरीके से है, मैं आपको पहले याद रखने का तरीका प्रॉपरली बता देता हूं। याद रखने का तरीका है, ठीक है, सॉरी, याद रखने का तरीका है, एक मिनट, आपका ये जो नंबर होना चाहिए ना यहां पे, ये दोनों सेम होना चाहिए। जैसे यहां पे n माइनस वन, यहां n माइनस वन है, तो ये दोनों सेम होना चाहिए। और यहां पे सफिक्स के बीच में का डिफरेंस वन होना चाहिए। तो अगर ऊपर वाला नंबर सेम है, सफिक्स के बीच का डिफरेंस अगर वन है, तो हमारा सम जब हम लेते हैं तो सफिक्स में मैक्सिमम वाली वैल्यू ले लेते हैं और इसमें हम लोग वन ऐड कर देते हैं, ठीक है। आया कैसे, तो आप इसका प्रूफ करके भी मैं आपको बता देता हूं। लेट्स प्रूव दिस। तो ये n माइनस वन सी आर को अगर आप फैक्टोरियल के फॉर्म में एक्सप्रेस करिएगा तो ये हो जाएगा n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, और n माइनस वन माइनस आर, सॉरी, n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल हो जाएगा। ये आपका हो गया n माइनस वन फैक्टोरियल, है ना, अपॉन यहां पे हो जाएगा आपका r माइनस वन फैक्टोरियल, और इन दोनों का डिफरेंस आपका हो गया n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है क्या। अब देखिए ध्यान से, न्यूमरेटर से तो आप n माइनस वन फैक्टोरियल बाहर ले सकते हैं, डिनोमिनेटर से मैं देखता हूं तो r फैक्टोरियल को मैं r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल लूंगा, तो r माइनस वन फैक्टोरियल इन दोनों से कॉमन आ सकता है, और इसको n माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल लिखूंगा, तो इसमें से r माइनस वन फैक्टोरियल यहां से कॉमन आया इन दोनों में से, और इन दोनों में से आपके पास कॉमन आया n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। तो अंदर में क्या बच गया,
अंदर में यहां पे बचा 1/r और यहां पे बचा 1/n-r। ठीक है, सिंप्लीफाई करिए तो ये बन गया n-1 फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल और यहां पे बन गया आपका n-r-1 फैक्टोरियल, है ना। ये सिंप्लीफाई करने पे बन जाएगा n/r इंटू n-r। ठीक है, अब ये देखिए n इंटू n-1 फैक्टोरियल मिलके क्या बन जाएगा n फैक्टोरियल, r इंटू r-1 फैक्टोरियल मिलके क्या बन जाएगा r फैक्टोरियल, n-r इंटू n-r-1 फैक्टोरियल मिलके क्या बन जाएगा n-r फैक्टोरियल। तो ये आपका क्या लिखा हुआ है NCR, दिस इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये होती है हमारी पास्कल्स आइडेंटिटी और ये हमें याद रखनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसी का एप्लीकेशन हम लोग पिछले वाले सवाल में करेंगे। तो यहां पे भी देखिए ये दोनों नंबर्स आपके सेम हैं, इसमें इन दोनों में एक का डिफरेंस है, तो हमने क्या किया ऊपर वाले नंबर में 1 ऐड कर दिया और नीचे में जो सबसे बड़ा था उसको रख लिया। तो यहां पे भी वही चीज हम करेंगे, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट r इज इक्वल टू 1 टू n, NCR-1 प्लस NCR मिलके क्या हो जाएगा n+1CR। तो इसको मैं लिखता हूं n+1CR अपॉन NCR-1। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको फैक्टोरियल के फॉर्म में ब्रेक करते हैं, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट r इज इक्वल टू 0 टू n, n+1CR हो गया आपका n+1 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, है ना, और n+1 माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये हो गया आपका NCR दैट इज n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। तो देखिए इसमें से क्या क्या कैंसिल हुआ, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहां से n फैक्टोरियल और n+1 फैक्टोरियल को अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो इसको मैं n+1 इंटू n फैक्टोरियल लिख सकता था, तो मैं सीधे यहां पे रिजल्ट लिखता हूं कि कैंसिल वैंसिल होने के बाद हमारी वैल्यू क्या आएगी। यहां 1 था, सॉरी यहां भी 1 था, तो ये और ये कैंसिल आउट होके ऊपर में n+1 रह जाएगा। ठीक है, अब नीचे में देखते हैं, ये n+1 माइनस आर है और ये n माइनस आर है, तो इसको मैं लिख सकता हूं n+1 माइनस आर इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल और वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन गया n+1 माइनस आर। ठीक है क्या, तो ये आपका समेशन प्रोडक्ट बना। अब देखिए ध्यान से, ये न्यूमरेटर तो r से इंडिपेंडेंट है, तो यानी इस प्रोडक्ट में इसका कोई खास रोल है नहीं, ये हर बार n+1 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 ही चलता जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको बाहर निकाल लेता हूं। ठीक है, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं, या फिर आप वैसे भी रखिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए एक्सपैंड ही कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा n+1 अपॉन r इज इक्वल टू 1 रखिएगा, तो ये n इंटू फिर n+1 अपॉन r इज इक्वल टू 2 रखिएगा, तो ये n-1। ठीक है, फिर n+1 अपॉन r इज इक्वल टू 3 रखिएगा, तो ये n-2 इंटू सो ऑन। जब r इज इक्वल टू n रखिएगा तो ये हो जाएगा आपका इंटू n+1 अपॉन r इज इक्वल टू n रखा तो यहां पे आ गया 1। अब देखिए ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो r इज इक्वल टू 1 से शुरुआत हो रही है और n पे खत्म हो रही है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे n टर्म्स हैं। तो ये n+1 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो हो गया न्यूमरेटर n+1 टू द पावर n हो गया। और अगर हम डिनोमिनेटर देखें तो ये तो 1 2 3 अप टू जाके n तक मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये तो और कुछ नहीं बल्कि n फैक्टोरियल लिखा हुआ है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है क्या, अब यहां पे हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी पढ़ने वाले हैं, दैट इज वैंडरमॉन्ड आइडेंटिटी। अब ये वैंडरमॉन्ड आइडेंटिटी क्या है इसको समझते हैं, देखिए ध्यान से। पहले तो ये लिखा हुआ है m+n(c)k इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 टू k mcr इंटू nck माइनस r। ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं पहले इसको एक्सपैंड करके लिखता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, आगे जाके देखेंगे इसका बहुत भरपूर एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं है,
ये प्रॉपर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इधर से एक्सपैंड करना शुरू करता हूं, पहले इधर से लिखता हूं, RHS लिखता हूं। तो R की वैल्यू पहले 0 अगर आप लेते हो, ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये आपका है MC0, और R इज इक्वल टू 0 यहां पे लोगे तो NCK, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा MC1 इंटू NCK-1, फिर अगला होगा MC2 इंटू NCK-2, एंड प्लस सो ऑन, ये हो जाएगा प्लस MCK एंड इंटू NC0। अब यहां पे हर टर्म में अगर हम देखें तो कुछ खासियत है। खासियत क्या है कि इनके सफिक्स का सम हर बार सेम है। ये देखिए, ये 0 है और ये K है, दोनों का सम K। ये 1 है, K-1 है, दोनों का सम K। ये 2 है, K-2 है, दोनों का सम K। सिमिलरली ये K है और ये 0 है, दोनों का सम K। तो इन ईच एंड एवरी टर्म दोनों बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स में हमारे सफिक्स का सम जो है वो हमेशा क्या आ रहा है, K आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये होल्ड करता है, और दूसरा एक और चीज हमें देखनी है कि सम K बनाने के लिए जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ होल नंबर्स हो सकते थे, यानी 0K, 1, K-1, 2, K-2, सो ऑन टू K एंड 0, वो सारे यहां पे लिखे हुए हैं, कोई भी मिसिंग नहीं है। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं, कि अगर दो नंबर्स हमें सिलेक्ट करने हैं, से x प्लस वाई इज इक्वल टू हमें K बनाना है, और x और y हमारे होल नंबर्स होने चाहिए, तो हम पूछें कि x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज यहां पे हो सकती हैं, तो आप बोलिएगा ये 0 होगा, ये K होगा, ये 1 होगा, ये K-1 होगा, अप टू करते करते फाइनली ये K हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तब हम कहेंगे कि हमारे पास सारे ऐसे ऑप्शंस मौजूद हैं जहां पे हम दो होल नंबर्स को ऐड करके K बनाते हैं। तो आपको यही इंश्योर करना है कि ये वैंडरमॉन्ट आइडेंटिटी का हम रिजल्ट तभी लिखेंगे जब पहला, कि दोनों के सफिक्स का सम सेम आए, और ये वो सारे पॉसिबल केसेस को अपने अंदर रखे जिससे हम दो होल नंबर्स का सम करके K बना सकते हैं। ऐसा कोई भी टर्म या कोई भी एक्सप्रेशन मिसिंग नहीं होना चाहिए। अगर मिसिंग होगा तो फिर हम उसको अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। तो अगर ये पॉसिबिलिटी है, तो वैंडरमॉन्ट आइडेंटिटी क्या कहता है कि आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा, ठीक है, एक काम करते हैं इसको, सॉरी, ठीक है, आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो हो जाएगा इन दोनों का सम, तो m प्लस n, c इन दोनों का सम, तो k, एंड दिस इज व्हाट वैंडरमॉन्ट आइडेंटिटी सेज। आपके पास अगर सारे सफिक्स का सम हमेशा कांस्टेंट आ रहा है, और वो सारे पॉसिबल ऑप्शंस के साथ है जहां पे सम इज इक्वल टू K बनाया जा सकता है, तो वैंडरमॉन्ट आइडेंटिटी कहता है कि अगर इन दोनों बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का अगर हम प्रोडक्ट करके सम करते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इन दोनों का सम अपॉन C इन दोनों का सम, ठीक है। सो ये वैंडरमॉन्ट आइडेंटिटी कहता है। इसको समझने का और भी आसान तरीका, परम्यूटेशन से ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा आपको, मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बैग ऑफ से एप्पल्स है ना, और आपके पास m एप्पल्स हैं इन टोटल, टोटल कितने हैं, m एप्पल्स। दूसरा बैग ऑफ से आपके पास ऑरेंजेस है, ठीक है, और आपके पास टोटल n ऑरेंजेस हैं, और आपको क्या करना है, के फ्रूट्स निकालना है इनसे। टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स जो आपको इन दोनों बैग्स से मिला के निकालना है वो है K। अब देखिए, आप, एक तो तरीका है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स आपके पास m प्लस n है, और इसमें से K फ्रूट्स निकाल लेने हैं, तो आंसर क्या हो जाना चाहिए,
हमारा सीधे सीधे आंसर हो जाना चाहिए था m प्लस एन सी के। बिल्कुल सही है। टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स आपके पास m प्लस एन है और उसमें से k फ्रूट्स हमें निकालना है, आंसर हो जाएगा m प्लस एन सी के। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हमने ये बात पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी है तो आप जान लीजिए कि अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से आपको k डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना हो तो आंसर हो जाता है एन सी के। ठीक है। सिमिलरली आपके पास m प्लस एन डिस्टिंक्ट फ्रूट्स हैं और उसमें से k फ्रूट्स सेलेक्ट करने हैं तो आपका आंसर हो जाएगा m प्लस एन सी के। दूसरा तरीका इसको सोचने का इस तरीके से भी हो सकता था कि देखिए, हम स्टेप वाइज फ्रूट्स निकालेंगे। एक बार हम निकालेंगे कि कोई भी एप्पल सेलेक्ट नहीं किया, तो यानी 0 एप्पल, और सारे के सारे ऑरेंजेस सेलेक्ट किए तो एनसी के। ठीक है। दूसरी बार एक एप्पल सेलेक्ट किया और के माइनस वन ऑरेंजेस सेलेक्ट किए, एंड सो ऑन करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे हमने सारे एप्पल सेलेक्ट किए और कोई भी ऑरेंज सेलेक्ट नहीं किया। तो इस केस में भी हमने इन दोनों बैग्स से के फ्रूट्स निकाले और इस केस में भी हमने दोनों बैग्स से क्या करे, के फ्रूट्स निकाले। ये वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते थे जहां पे के फ्रूट्स निकाल सकते थे हम। तो ये दोनों बेसिकली सेम ही काउंटिंग को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई दीज टू आर गोइंग टू बी इक्वल। ठीक है। तो ये तो आपका एक्सप्लेनेशन हुआ। जो आपको याद रखना है वो ये वाला टर्म याद रखना है, और इसको आप कभी भी भूलना मत, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूं यहां पे। ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, नेवर फॉरगेट दिस, क्योंकि इससे आपकी कहानी बहुत ही आसान होती है। ठीक है। ये आपके एकदम दिमाग से उतरना भी नहीं चाहिए, ये इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए, तो ये हो गई आपकी वैंडरमॉन्ट आइडेंटिटी। तीसरी एक और आइडेंटिटी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हनी स्टिक आइडेंटिटी। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समेशन ऑफ सीरीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स में बहुत काम आता है। पहले ये आइडेंटिटी समझते हैं। एलएचएस से शुरू करते हैं। तो ये के आर की वैल्यू के से लेकर एन तक शुरू कर रहे हैं हम, तो ये लिखा हुआ है आर की वैल्यू के से एन तक शुरू कर रहे हैं, तो के सी के, कलर डिफरेंट चूज कर लेता हूं मैं, तो ये लिखा हुआ है आपका के सी के प्लस, फिर आर की वैल्यू के प्लस वन रखिएगा, तो के प्लस वन सी के प्लस के प्लस टू सी के एन प्लस सो ऑन अप टू ये चला जाएगा एन सी के तक। ठीक है। अगर ये इस तरीके से सम आपका आ जाता है तो आपका फाइनल आंसर जो होगा वो कुछ नहीं, इसमें आप वन ऐड कर दो और इसमें आप वन ऐड कर दो, तो आपका फाइनल आंसर n प्लस वन सी के प्लस वन हो जाएगा। ठीक है। समझ में आई बात? एक बार मैं फिर से समझाता हूं। इसमें आप वन ऐड कर दो और इसमें आप वन ऐड कर दो, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑब्जर्वेशंस, जो रिक्वायरमेंट है इस फॉर्मूला को के एप्लीकेशन की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी शुरुआत हमेशा के सी के से होनी चाहिए। आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? के सी के से होनी चाहिए। ये नहीं कि आप के प्लस टू सी के से शुरू करोगे, नहीं। शुरुआत हमेशा के सी के से होनी चाहिए और इसके बाद ये चलता चलता कहीं भी जाए, एन सी के तक जाए, एम सी के तक जाए, 100 सी के तक जाए, 1000 सी के तक जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड से हमें मतलब नहीं है, शुरुआत से हमें मतलब है कि शुरुआत इसकी हमेशा के सी के से ही होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर उसको अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। ठीक है। तो अगर आपकी शुरुआत के सी के से शुरू होकर एन सी के पर खत्म होती है और इन सबका आपको सम निकालना है, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा भाई, इसमें आप वन ऐड कर दीजिए और इसमें आप वन ऐड कर दीजिए, तो एन प्लस वन सी के प्लस वन, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको प्रूफ करना है ये, तो आइए प्रूफ करके देखते हैं।
लेट्स प्रूव दिस। इसमें मैं यूज करूंगा, हेल्प लूंगा पास्कल्स आइडेंटिटी की। तो देखिए ये केसी के की वैल्यू क्या होती है? केसी के की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो क्या मैं के सी के को के प्लस 1 सी के लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। के प्लस 1 सी के प्लस 1 बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि इसकी भी वैल्यू 1 है और इसकी भी वैल्यू 1 है। तो मैं क्या करूंगा, इसके बदले में सब्सटीट्यूट कर देता हूं, इसके बदले में सब्सटीट्यूट कर देता हूं के प्लस 1 सी के प्लस 1 को, और यहां पे आपके पास है के प्लस 1 सी के प्लस 2 सी के एंड प्लस 1, और लास्ट में आपका बचेगा एन सी के। अब ध्यान से देखिए, पास्कल्स आइडेंटिटी अब हम यहां पे यूज करेंगे। पास्कल्स आइडेंटिटी कहता है कि अगर ये दोनों टर्म्स, ये वाला और ये वाला आपका सेम है, और इन दोनों में आपका अगर डिफरेंस सिर्फ 1 का है, तो इन दोनों का सम अगर हम करेंगे तो हमारे पास इसमें एक ऐड हो जाता, ऊपर वाले में एक ऐड हो जाएगा, और सफिक्स में हम बड़ी वाली वैल्यू रख लेंगे। ठीक है क्या? अब जब इसका सम आप इसके साथ करिएगा तो वापस से देखिए, ऊपर वाले में आपका दोनों सेम हो गया और सफिक्स में डिफरेंस 1 का हो गया। तो इन दोनों का सम करिएगा तो ऊपर वाले में एक ऐड हो जाएगा और सफिक्स में हम बड़ी वाली वैल्यू ले लेंगे। तो इसी तरीके से सबसे ऐड करते करते फाइनली जब यहां तक आप पहुंचिएगा तो यहां पे भी आपके, तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इसमें एक 1 ऐड हो जा रहा है और इसमें भी एक 1 ऐड हो जा रहा है। यहां पे भी जब आगे बढ़ें तो यहां पे भी देखें कि फाइनल आंसर निकालने के लिए इसमें 1 ऐड कर दिया हमने, इसमें 1 ऐड कर दिया हमने। तो यहां तक जब हम पहुंचेंगे तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा कि n में भी आप एक 1 ऐड कर दीजिए और k में भी आप एक 1 ऐड कर दीजिए, तो ये यहां से आपका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है? तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। अब ये तो आइडेंटिटी हमने एज इट इज पढ़ी, इसका मॉडिफाइड वर्जन भी हमें पता होना चाहिए। इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम वैंडरमॉन्ट आइडेंटिटी को मॉडिफाई करके देखते हैं। अब यहां पे वैंडरमॉन्ट आइडेंटिटी में ये चीज तो हमें लिखी हुई मिल गई। एक और बात आप जानते हो कि सिंस वी नो दैट कि एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर होता है। ठीक है? एनसीआर इज इक्वल टू क्या होता है? एनसी एन माइनस आर होता है। तो मैं चाहूं तो इस एम सी जीरो को, ध्यान से देखिएगा, इस एम सी जीरो को आप चाहें तो इसको भी मार्क करके लिख लीजिए, एम सी एम लिख सकता हूं, है ना? एक ही बात है। और इसको मैं एनसी के ही रहने देता हूं, इसको अभी भी मैं एनसी के रहने देता हूं। ठीक है? फिर है आपका MC1, MC1 को मैं MC M-1 लिखता हूं, चलेगा? बिल्कुल। और इसको मैं NC-K-1 ही लिखता हूं। यहां से अगर आप देखिएगा तो ये आपका बन जाएगा MC-K-2 और NC, सॉरी K-2 नहीं, M-2, M-2 और NC-K-2 एंड प्लस सो ऑन। आखिरी पर हम पहुंचेंगे तो ये बन जाएगा MC-M-K एंड दिस विल बी NC0। अब यहां पे क्या हुआ, इसका भी सम तो यही आना चाहिए था, M+1 M+NC के, है ना? इसका भी सम वही आना चाहिए था, लेकिन अभी देखोगे तो थोड़ा फॉर्म डिफरेंट हो गया। क्या डिफरेंट हुआ? यहां पे इन दोनों के सफिक्स का सम हमेशा क्या था? कांस्टेंट। यहां पे देखोगे इनका डिफरेंस कांस्टेंट है। तो यहां पे M-K, इन दोनों का डिफरेंस M-K, इन दोनों का भी डिफरेंस M-K, इन दोनों का भी डिफरेंस M-K, इन दोनों का भी डिफरेंस M-K। तो यहां पे क्या हो गया? आपका डिफरेंस सेम हो गया। तो अगर डिफरेंस सेम हो सफिक्स का और सम सेम हो सफिक्स का, तो आप समझ लो कि ये वैंडरमॉन्ट आइडेंटिटी में इजीली कन्वर्ट हो सकता है। देखो, सम सेम होगा तो वो तो वैंडरमॉन्ट आइडेंटिटी है ही। अगर डिफरेंस भी सेम हुआ तो हम उसको वैंडरमॉन्ट आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? तो इसको सीधे सीधे आप पहले ऐसे कन्वर्ट कर लो, क्योंकि इसमें आप देखोगे तो आपको कंफ्यूजन होगा।
ठीक है, इसके लिए हमने कोई रिजल्ट पढ़ा नहीं है, और आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। इसको भी आप क्या करिए, m प्लस एन सी के लिखने के बजाय आप चाहते हैं तो m प्लस एन सी m प्लस एन माइनस के लिख सकते हैं, ठीक है, बट इट विल नॉट वर्क। तो सिंपल सी बात है कि अगर इस तरीके से आपका अगर डिफरेंस भी कांस्टेंट आए, सफिक्स का डिफरेंस अगर कांस्टेंट आए, तो आपको क्या करना है, आपको करना है कि सबसे पहले इसको किसी एक को आप फ्लिप कर दीजिए। फ्लिप कर दीजिए मतलब एनसीआर को एनसीएन माइनस आर में लिख लीजिए। तो किसी भी एक को फ्लिप कर दीजिए। तो जैसे मैंने एमसीएम वाले टर्म को फ्लिप करके एमसी0 लिख दिया, इसको एमसी1 लिख दिया, इसको एमसी2 लिख दिया, एंड सो ऑन। ठीक है क्या? किसी एक को फ्लिप करिएगा तो आप देखिएगा कि अब आपका सम कांस्टेंट हो जाएगा, और जब सम कांस्टेंट हो जाएगा तो आप वैंडरमॉन्ट आइडेंटिटी वहां पे इजीली लगा सकते हैं। एक बार फिर से मैं समझाता हूं आपको। जब भी इनके सफिक्स का डिफरेंस सेम हो, किसी भी एक को फ्लिप कर दीजिए। तो अगर आपने एमसीएम वाले को फ्लिप किया है तो सारे एमसीएम वाले को फ्लिप कर दीजिए। फ्लिप कर दीजिए मतलब एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर वाला कॉन्सेप्ट यूज करके उसको फ्लिप कर लीजिए। जैसे ही फ्लिप करिएगा तो आपका एक वैंडरमॉन्ट आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगा और उसका सम बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। सिमिलर केस हम यहां पे भी कर सकते हैं। तो जैसे यहां पे केसी के लिखा हुआ था ना, तो हम चाहें तो इसको केसी के बदले में केसी जीरो भी लिख सकते हैं। यानी इसको इस तरीके से समझिए कि अगर हमने तो पढ़ा इसको इस तरीके से कि केसी के प्लस वन सी के प्लस के प्लस वन सी के प्लस टू सी के, है ना, एन प्लस सो ऑन प्लस एन सी के, ये आपका आंसर आ गया था एन प्लस वन सी के प्लस वन। ठीक है, ये इस तरीके से भी तो लिखा जा सकता है। इसको अगर आप फ्लिप करिएगा तो ये के सी जीरो लिखा हुआ है, ये के सी जीरो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है के सी वन, ये लिखा हुआ है के प्लस वन सी वन, ये लिखा हुआ है के प्लस टू सी टू, एंड सो ऑन। यहां तक अगर आप जाइएगा तो ये लिखा हुआ है एन सी एन माइनस के। ठीक है क्या? ये क्या लिखा हुआ है? एन सी एन माइनस के। फाइनल अगर आप आंसर लिखिएगा तो यहां पे लिखा हुआ है ये एन प्लस वन सी एन माइनस के, अगर इसको भी आप फ्लिप कर देते हैं तो जब यहां पे आपका अगर एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से है जहां पे शुरुआत जीरो से हो रही है, हमेशा शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरुआत आपकी जीरो से होनी चाहिए। इसमें अगर वन ऐड किया, इसमें अगर वन ऐड किया, और इस तरीके से सीरीज चलता जा रहा है, तो फाइनल आंसर जब लिखिएगा तो ये आपका लास्ट वाला सेम रह जाएगा, और इसमें बस आपको वन ऐड कर देना है। ठीक है, तो इसको फ्लिप करके भी अगर दिया रहे तो हमें पता होना चाहिए कि ये सम किस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इसको फ्लिप बैक करके इस फॉर्म में लिख के और फिर फाइनल आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब इन तीनों आइडेंटिटीज का एप्लीकेशन देखते हैं कि किस तरीके से एप्लीकेशन होते हैं और किस तरीके से इस पे सवाल सॉल्व होते हैं। देखिए यहां पे हमारे पास सीधे सीधे ये दिख रहा है हनीकॉम्ब आइडेंटिटी। एमसीएम से शुरू हो रहा है, एनसीएम तक जा रहा है। अगर आपको हनी स्टिक, हनी कॉम नहीं, हनी स्टिक, हनी स्टिक आइडेंटिटी अगर आपको याद रहता तो सीधे सीधे आप आंसर लिखते कि भाई इसमें हमें वन ऐड करना है, इसमें हमें वन ऐड करना है, हमारा आंसर एन प्लस वन सी एम प्लस वन सीधे सीधे हो जाएगा। डायरेक्टली वी कैन राइट आवर आंसर एज एन प्लस वन सी एम प्लस वन। ठीक है, नेक्स्ट। अब बात आती है समेशन ऑफ सीरीज की यूजिंग डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इस पे और भी एग्जांपल्स हम लोग करेंगे। ठीक है, इन इन आइडेंटिटीज को अभी फिलहाल हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया है। आगे जाके हमारे पास जो भी सीरीज के समेशन आएंगे, जैसे यहां पे हम बात कर रहे हैं, इसमें भी हम अप्लाई करेंगे ये तीन आइडेंटिटीज जगह जगह पे, जहां जहां जिस तरीके से उसका यूज आता है या एप्लीकेशन आता है। ठीक है, तो इस सेक्शन में हम लोग बात करेंगे समेशन ऑफ सीरीज, ऑब्वियसली ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। ठीक है, ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। ठीक है,
यहां पे जो मेन मेथड यूज होता है, दैट इज यूज ऑफ डिफरेंशिएशन। होता क्या है, जैसे मान लीजिए, ये यूजुअली कब होता है, ये कब आता है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन की जरूरत कब आती है, ठीक है, कि व्हेन अ कांस्टेंट, ठीक है, is multiplied, when a constant is multiplied to each of the binomial, when a constant is multiplied with binomial coefficients, with binomial, yeah, when a constant is in product with binomial coefficient, constant is in product with binomial coefficients. एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए आपके पास एक समेशन, या आपके पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ सीरीज, एंड सीरीज कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि r इज इक्वल टू 0 टू n, ठीक है, और यहां पे हो जाए आपका ए आर प्लस बी टाइम्स एन सी आर, ठीक है। यानी जब आप इसको एक्सपैंड करोगे तो ये कुछ लिखा हुआ है, r इज इक्वल टू 0 के टाइम्स b इंटू एन सी 0 प्लस a प्लस बी इंटू एन सी 1 प्लस 2a plus b into nc2 and plus so on an plus b into ncn। तो यहां पे देखिएगा तो आपके हर बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ कोई ना कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है। अब अगर इस तरीके का सीन होता है तो हम फिर समेशन कैसे निकालेंगे, तो यहां पे यूज करते हैं हम डिफरेंशिएशन, ठीक है। यूजिंग डिफरेंशिएशन हम क्या करते हैं, इस सम को निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए। अब यहां पे जो भी नंबर है, आप सबसे पहले समेशन को इस फॉर्म में लिख लीजिए, या फिर आप nth टर्म को देख लीजिए। अगर nth टर्म आपके पास दिया हुआ है तो वहीं से निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जो भी आपका आर, मतलब जनरल टर्म आपने लिखा है, r प्लस 1th टर्म जो भी आपने लिखा है, ये जो टर्म आपको दिया हुआ है ए आर प्लस बी, ठीक है, ए आर प्लस बी, ठीक है, इसको क्या करिए आप, चाहे nth टर्म से, मैं एक कांस्टेंट बता देता हूं, nth टर्म निकाल लीजिए पहले। तो यहां पे nth टर्म आपको लिखा हुआ है, इसको आप क्या करिए, n से डिवाइड करिए। किससे करिए, n से डिवाइड करिए। तो आपका कोशेंट आ जाएगा a, ठीक है, और रिमाइंडर आ जाएगा b। सो a इज द कोशेंट, ठीक है, a इज द कोशेंट एंड b इज द रिमाइंडर, ठीक है, ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो कोशेंट आ गया, रिमाइंडर आ गया। इसको फॉर द टाइम बिंग मैं q से रिप्रेजेंट करता हूं और रिमाइंडर को मैं r से रिप्रेजेंट करता हूं। जो वर्किंग रूल होगा आपका डिफरेंशिएट करने से पहले, वर्किंग रूल ये कहता है कि इन द एक्सपेंशन, ऑफ 1 plus x to the power n, replace x by x to the power quotient and multiply both sides, by x to the power remainder and then differentiate. प्रोसेस ये कहता है, वर्किंग रूल ये कहता है कि सबसे पहले आप nth टर्म के साथ जो भी नंबर आपके पास आपके मल्टीप्लाइड है उसको निकाल लीजिए, उसको n से डिवाइड कर लीजिए।
तो n से डिवाइड करिएगा तो आपके पास कुछ कोशेंट आएगा और कुछ रिमाइंडर आएगा। तो आपको क्या करना है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n के एक्सपेंशन में x को x टू द पावर कोशेंट से रिप्लेस कर देना है, और दोनों तरफ x टू द पावर रिमाइंडर, जो एक्सपेंशन आप लिखिएगा, दोनों तरफ x टू द पावर रिमाइंडर आपको मल्टीप्लाई कर देना है, और इसके बाद डिफरेंशिएट कर देना है। डिफरेंशिएट करने के बाद आपको x की कुछ वैल्यू रखनी पड़ेगी, दैट विल डिपेंड अपॉन कि आपको आंसर क्या निकालना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन के बारे में अगर हमें बात करनी है और फाइनल आंसर तक निकल पहुंचना है, तो हमने देखा कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n के एक्सपेंशन से शुरू करेंगे, तो ये बन जाएगा c0 प्लस c1x प्लस c2 एक्स स्क्वेयर प्लस सो ऑन प्लस cn x टू द पावर n। ठीक है, यहां पे हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे x टू द पावर a से, क्योंकि कोशेंट हमारा a आया था, है ना। तो ये आपका बन जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर a टू द पावर n, और ये बन जाएगा c0 प्लस c1 एक्स टू द पावर a प्लस c2 एक्स टू द पावर 2a प्लस सो ऑन प्लस cn एक्स टू द पावर an। ठीक है क्या? अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे x टू द पावर r से, तो मल्टीप्लाई x टू द पावर r बोथ साइड्स, दोनों साइड हम x टू द पावर r से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा x टू द पावर r 1 प्लस एक्स टू द पावर a टू द पावर n। ठीक है, और ये बन गया आपका c0 x टू द पावर r प्लस c1 x टू द पावर a प्लस r प्लस c2 x टू द पावर 2a प्लस r एंड प्लस so on प्लस cn x टू द पावर an प्लस, इनफैक्ट r नहीं, यहां तो b था, जो रिमाइंडर आया था वो तो हमारा b आया था ना, तो मैं क्या करूंगा, यहां b लिख देता हूं, x टू द पावर b। तो यहाँ पे x टू द पावर b हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये b हो जाएगा, और ये b हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ आप क्या करोगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। ये आपको ट्रेडिशनल वे जो है वो सिखा रहा हूं मैं, जरूरत नहीं पड़ेगी इस मेथड की, लेकिन आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो अब जब आप डिफरेंशिएट करिएगा, तो एलएचएस में चेन रूल से हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले x टू द पावर b को डिफरेंशिएट करते हैं, तो b इंटू एक्स टू द पावर b माइनस 1, इसको वैसे ही छोड़ देते हैं, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर a टू द पावर n प्लस, इस बार इसको छोड़ देते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा n इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर a टू द पावर n माइनस 1, और x टू द पावर a का डेरिवेटिव हो गया a इंटू एक्स टू द पावर a माइनस 1। ये एलएचएस का डिफरेंशिएशन हुआ। आरएचएस में अगर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा b टाइम्स c0 इंटू एक्स टू द पावर b माइनस 1, फिर ये बन जाएगा आपका a प्लस बी टाइम्स c1 इंटू एक्स टू द पावर a प्लस b माइनस 1 एन प्लस सो ऑन, आखिरी टर्म आपका बन जाएगा a n प्लस b एक्स टू द पावर a n प्लस b माइनस 1। अब जो फाइनल आंसर आपको निकालना है, अगर वो देखें अगर आप, तो आप में आपको x के बदले में बस 1 डालने की देरी है, और आपको आपका रिजल्ट निकल बनता हुआ दिख रहा है। तो पुट x इज इक्वल टू 1, तो यहां से ध्यान से देखिए, ये बन जाएगा b, ये 1, ये 2 टू द पावर n, तो b इंटू 2 टू द पावर n प्लस, यहां से ये 1 हो गया, ये n रह जाएगा, ये 2 टू द पावर n माइनस 1, ये a रह जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो an इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 बचा, क्योंकि यहां से n और a और ये 2 टू द पावर n माइनस 1 ये बच जाएगा, और इधर से आपका रिजल्ट आ गया b इंटू c0 प्लस a प्लस b इंटू c1 एंड प्लस सो ऑन प्लस an प्लस b इंटू, यहां पे cn भी था, cn। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। प्रोसेस समझ में आ गया? आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें 2 टू द पावर n माइनस 1 को अगर आप कॉमन ले लीजिए, तो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है an प्लस 2b
इंटू टू टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, टू टू द पावर n माइनस वन हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है क्या? तो ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है। लेकिन क्या हर बार हमें ये इतनी मेहनत करनी पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं, एकदम नहीं करेंगे ये मेथड। मतलब इसको मैं एकदम आंख मूंद करके रिजेक्ट कर दूंगा इस मेथड को, क्योंकि इतनी मेहनत भाई नहीं कर सकता क्वेश्चन करने के लिए, स्पेशली एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन में हम सवाल कैसे करेंगे ये लेकिन मेथड आपको आना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे हमें ये डिफरेंशिएशन वाला कभी कभी काम लेना पड़ेगा। तो ये मेथड आपको आना चाहिए, लेकिन यूज नहीं करेंगे। अब वापस जाते हैं हम अपने सवाल पे। सवाल हमसे पूछा गया था कि हमें निकालना था समेशन। ठीक है, वी हैड टू फाइंड समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू n ए आर प्लस बी एन सी आर। ठीक है क्या? एस, ये हमसे एस पूछा गया था। अब यहां से एक मेथड टू जो है, सेकंड मेथड, उसमें मुझे एक रिजल्ट यूज करना पड़ेगा। रिजल्ट ये है कि हम एन सी आर को लिख सकते हैं एन अपॉन आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अब याद रखेंगे। ठीक है, दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट वी शुड रिमेंबर। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे। एनसीआर को हम लोग लिख सकते हैं एन बाई आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीजें हमें पता होनी चाहिए ऑब्वियसली, कि अगर आपके पास समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू एन एनसीआर लिखा हुआ है तो ये 2 टू द पावर n होता है। और अगर आपके पास समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस वन टू द पावर r NCR लिखा हुआ है तो ये सम आपका 0 आता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर ये चीजें पता है आपको, तो हम इसका यूज करके हम ये सम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, मैं लिखता हूं इसको थोड़ा अलग अलग करके। तो मैं इसको लिखता हूं a टाइम्स समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n r इंटू NCR एन प्लस b टाइम्स समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n NCR। ठीक है क्या? अब देखिए ध्यान से, यहां पे ये हो जाएगा r इंटू, इसको मैं लिखता हूं n बाई आर n माइनस वन सी आर माइनस वन। तो r की वैल्यू आप कहां से डाल सकते हो? ये r r तो कैंसिल हो गया। r की वैल्यू आप जीरो से नहीं डाल सकते, क्योंकि जीरो डालोगे तो nc माइनस वन, nc माइनस वन की वैल्यू जीरो हो जाती है n माइनस वन सी माइनस वन की। ठीक है, तो r इज इक्वल टू वन से डालेंगे हम, तो वन, और ये बन जाएगा n। ठीक है क्या? और यहां पे आपके पास हो गया b टाइम्स ऑफ समेशन। तो ये तो वैल्यू तो हमें पता ही है ना, अभी अभी हमने लिखा r इज इक्वल टू 0 टू n NCR 2 टू द पावर n होता है। तो ये तो प्लस b इंटू टू टू द पावर n आ गया। ठीक है क्या? अब ध्यान से देखिए, इस n को मैं बाहर निकाल लेता हूं, तो ये हो गया an, और यहां आ जाएगा समेशन r इज इक्वल टू वन टू n माइनस वन, सॉरी n, नॉट n माइनस वन, वन टू n, और ये बन गया आपका n माइनस वन सी आर माइनस वन। अब इसको अगर आप एक्सपैंड करिएगा तो ये शुरू होगा n माइनस वन सी जीरो से, और खत्म होगा n माइनस वन सी n माइनस वन पे। तो n माइनस वन सी जीरो प्लस n माइनस वन सी वन प्लस n माइनस वन सी टू प्लस n माइनस वन सी n माइनस वन, ये टोटल सम कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, तो n प्लस बी इंटू टू टू द पावर n, तो इसका जो सम हो जाएगा, ये वाला जो सम, ठीक है, ये सम जो होगा, दिस सम विल नाउ बी इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस वन। तो ये यहां सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो फाइनल आंसर हो जाएगा ए एन into 2 to the power n minus 1 and plus b into 2 to the power n, which is what we got in our previous result also. तो ये रिलेटिवली उससे आसान है, क्योंकि यहां पे हमें पहले रिप्लेस करना, फिर मल्टीप्लाई करना, फिर डिफरेंशिएट करना, फिर x की वैल्यू रखना, ये सब नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो ये फिर भी उससे ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू द वर्किंग एंड
द प्रोसेस इज इन्वॉल्व, ठीक है। लेकिन आई एम स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, ये स्टिल हमारे लिए मोस्ट एफिशिएंट वे नहीं है इस सवाल को करने का। तो अब हम बात करेंगे मेथड 3, ठीक है। मेथड 3 क्या कहता है कि भाई आपको एस निकालना था ना, एस निकालना था समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू एन ए आर प्लस बी एन एन सी आर, ठीक है क्या। इसको एक काम करो, एक्सपैंड करके लिखो, तो ये हो जाएगा आपका b प्लस बी इंटू सी जीरो, है ना, b इंटू सी जीरो प्लस a प्लस बी इंटू सी वन प्लस 2a प्लस बी इंटू सी टू एन प्लस सो ऑन, ठीक है। कहां तक, प्लस ए एन प्लस बी इंटू सी एन, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, इसी सीरीज को मैं उल्टा करके लिखूंगा, यानी इसको मैं पहले लिखूंगा, तो ये हो जाएगा ए एन प्लस बी, ठीक है क्या। सी एन को मैं लिखूंगा सी जीरो, क्योंकि मुझे पता है कि सी एन इज इक्वल टू सी जीरो होता है। फिर इसके जस्ट पहले वाला जो टर्म होगा a इंटू एन माइनस वन प्लस बी, ठीक है, और वहां c ऑफ n माइनस वन होता तो उसको मैं लिखूंगा c1 एन प्लस सो ऑन। ये जो फर्स्ट टर्म था इसको मैं यहां लिखूंगा, लेकिन इस c0 को लिखूंगा cn। बात समझ में आ रही है क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल, है ना। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2s, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां C0 का कोएफिशिएंट जो ऐड होके बनेगा वो an प्लस टू बी, C1 का भी कोएफिशिएंट an प्लस टू बी, उसी तरीके से Cn का भी कोएफिशिएंट an प्लस टू बी। तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये an प्लस टू बी कॉमन बाहर आ जाएगा और अंदर में कुछ नहीं, बस C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस सो ऑन प्लस C ऑफ n लिखा हुआ है। और इस समेशन की वैल्यू तो हम सपने में भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए एन प्लस टू बी इंटू टू टू द पावर n, दिस विल बी इक्वल टू 2s, और s की वैल्यू हो गई ए एन प्लस टू बी इंटू टू टू द पावर n माइनस वन। और देखिए, क्या यही अपना फाइनल आंसर था, क्या यही फाइनल आंसर था ना। तो हमारे पास अगर इस तरीके का कोई सीरीज आ जाए तो हम सबसे पहले डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, एकदम ये भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वे टू राइट द डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट आंसर क्या है कि आपको पहले C0, आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि C0 से लेकर Cn तक के सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स मौजूद हों हमारे पास समेशन में। C0 से लेकर Cn तक के सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स मौजूद होने चाहिए समेशन में। और इसके बाद अगर सिर्फ प्लस साइन के साथ अगर हमें दिख रहा है तो हमें क्या करना है, Cn का जो कोएफिशिएंट है और C0 का जो कोएफिशिएंट है उसको ऐड कर दो, उसको ऐड कर दो, और इंटू टू टू द पावर n माइनस वन इज योर आंसर, ठीक है। तो C0 और Cn के कोएफिशिएंट को ऐड कर दो, इंटू टू टू द पावर n माइनस वन विल बी योर आंसर। अगर यहां पे ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन होता तो अगर C0 से लेकर Cn तक के सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आपके पास मौजूद हैं और ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ समेशन दिया हुआ है, तो उस समेशन का आंसर हमेशा 0 होता है, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी मिसिंग है, मान लो C0 मिसिंग है या C1 मिसिंग है, तब की बात कुछ और है, ठीक है। तो अगर सिंगल सिंगल नंबर अगर आपके पास मल्टीप्लाइड हो तो प्रोसेस हम ये फॉलो करेंगे। अब देखते हैं इसको क्वेश्चन में अप्लाई करके कि ये उतना इफेक्टिव मेथड प्रूव करता है या नहीं करता है। देखिए ध्यान से, सवाल है यहां पे बहुत सिंपल, ठीक है। तो मैं पहले प्रॉपर तरीके से ही कर लेता हूं। यहां पे है हमारे पास s दिया हुआ 1 इंटू NC1, यानी मैं C1 लिख रहा हूं इसको, ठीक है। इसको C1 लिख रहा हूं, तो 1 इंटू C1, फिर लिखा हुआ है 2 इंटू C2 एन प्लस सो ऑन n इंटू Cn।
मैंने एक बात कही थी कि सबसे पहले तो हमें इंश्योर करना है कि C0 से लेकर Cn तक के सारे नंबर्स मौजूद होने चाहिए। यहां पे C0 मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, खुद से डालेंगे। और कैसे डालेंगे, तो ये पैटर्न आपका फॉलो होना चाहिए। तो यहां पे n इंटू Cn है, तो अगर यहां 0 होता तो 0 इंटू C0 होता, तो मैंने खुद से यहां पे डाल दिया 0 इंटू C0। बात समझ में आई क्या? खुद से डाला है, तो ओवरऑल हमने कुछ किया नहीं, क्योंकि ऐड तो हमने 0 ही किया है। अब हम क्या करेंगे कि इसी सीरीज को वापस से उल्टा करके लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका NCn, यानी n टाइम्स ऑफ Cn, प्लस उससे जस्ट पहले होता आपका n-1 टाइम्स ऑफ C1। तो Cn क्यों लिख रहे हैं, हम C0 लिखेंगे ना, उल्टा करके लिख रहे हैं और Cn को C0 लिखेंगे। फिर ये आपका n-1 टाइम्स ऑफ C1 n प्लस सो ऑन। आखिरी टर्म आपका ये हो जाएगा 0 इंटू Cn। ठीक है, सम कर लो, तो 2s की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा, सबके सारे टर्म्स के सम में से n कॉमन बाहर आ जाएगा, अंदर में आपके पास C0 प्लस C1 प्लस सो ऑन प्लस Cn बचता। तो आपका आंसर हो गया s इज इक्वल टू n/2 और इंटू 2 टू द पावर n। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, n इंटू 2 टू द पावर n-1। हुआ क्या, डायरेक्ट आंसर लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था कि Cn का कोएफिशिएंट लो, C0 का कोएफिशिएंट लो, ऐड कर दो, इंटू 2 टू द पावर n-1 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो, Cn का कोएफिशिएंट, C0 का कोएफिशिएंट ऐड किया, इंटू 2 टू द पावर n-1 हमारा आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये हमें इवैल्यूएट करना है। अब डायरेक्ट आंसर लिखूंगा मैं, अब वापस से वो एस वेस नहीं लिखने वाला हूं। यहां C0, C1, C2, Cn सारे टर्म्स मौजूद हैं। Cn का कोएफिशिएंट है 2n-1, C0 का कोएफिशिएंट है 1। इन दोनों को ऐड करता हूं तो ये हो जाएगा 2n प्लस 2 इंटू 2 टू द पावर n-1 इज माई आंसर। स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप चाहें तो इसमें से 2 निकाल के इसमें मल्टीप्लाई करके आंसर आप n+1 इंटू 2 टू द पावर n भी लिख सकते हैं, चलेगा। डायरेक्ट आंसर लिखा हमने, है ना। नेक्स्ट, वापस से हम यहां पे देखते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि C3 दिया हुआ है, यहां पे C0 नहीं है, C1 नहीं है, C2 नहीं है। तो अब यहां पे हमें काम करना पड़ेगा। तो S मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पे C3 से शुरुआत करता हूं, C3 प्लस 2C4, है ना, 2 इंटू C4 एन प्लस सो ऑन, ठीक है, प्लस n-2 इंटू Cn। ठीक है क्या, कुछ नहीं, हम अपने से ऐड कर देंगे और बस पैटर्न फॉलो करना चाहिए। तो जब आप यहां पे हमें C2 वाला लिखना है, तो C2 का कोएफिशिएंट क्या होगा, n इज इक्वल टू 2 डाल दो तो 0 हो जाएगा। फिर हमें C1 लिखना है, तो C1 का कोएफिशिएंट क्या होगा, n इज इक्वल टू 1 डाल दो तो -C1 आएगा। ठीक है, C0 लिखना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 0 डाल दो तो -2C0। ये हमने खुद से डाला है, ये हमने खुद से डाला है, तो हमें इधर भी डालना पड़ेगा। तो इधर भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो इधर अगर -2C0 दिया है तो -2 इंटू C0, इधर -C1, और ये तो वैसे भी 0 है तो ठीक है। दोनों तरफ हमने जो टर्म मिसिंग थे वो ऐड कर दिए खुद से। ठीक है, अब देखिए हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। ठीक है, ये C0 की वैल्यू हो जाती है कितनी, C0 इज 1 एंड C1 इज n। तो यहां आपका लिखा हुआ है s माइनस ये 2 और ये -n, तो -n+2। ठीक है क्या, s माइनस n+2। बात समझ में आई ना, क्योंकि ये n है और ये 2 है। इज इक्वल टू, इधर हमारा तो आंसर बहुत आसानी से आएगा, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट n-2, इसका कोएफिशिएंट -2, दोनों का सम हुआ n-4। ठीक है, दोनों का सम हुआ n-4 इंटू 2 टू द पावर n-1, सीधे हमारा आंसर। ठीक है क्या, अब देखिए इस n+2 को आप उधर ले जाइए, तो आपका s आ गया n+2 प्लस n-4 इंटू 2 टू द पावर n-1। सो दिस विल बी आवर आंसर। तो जैसे मैंने बताया था ना कि अगर कुछ टर्म मिसिंग होंगे तो हम क्या करेंगे, उसको खुद की तरफ से हम सीरीज में डाल देंगे,
तो अगर लेफ्ट आरएचएस में आपने ये टर्म्स ऐड किए हैं तो आपको एलएचएस में भी ये टर्म्स ऐड करने होंगे, और बाकी जो हमने अपना शॉर्टकट रिजल्ट निकालने का तरीका बनाया था उससे डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में इसके और भी एप्लीकेशंस देखेंगे। ठीक है, अभी तक हमने देखा है कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स में सिर्फ एक नंबर ही मल्टीप्लाइड है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि अगर मान लीजिए इस तरीके से दो दो नंबर मल्टीप्लाइड होंगे बाइनोमियल कोएफिशिएंट में, तो उन सीरीज का सम किस तरीके से करते हैं। अभी तक हमने सिर्फ नंबर मल्टीप्लाई करके सीरीज का सम निकालने की कोशिश की है। हम नेक्स्ट क्लास में नंबर्स को डिवाइड करके भी सीरीज का सम निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। समेशन ऑफ सीरीज के सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जेई मेंस में तो हर बार हर साल आपको एक या दो सवाल मिल ही जाता है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा। मैं आपको इतने अच्छे अच्छे शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जहां पे आप डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं विदाउट पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट। ऑल राइट, सो टिल देन आप लोग पढ़ते रहिए, बी कॉन्फिडेंट, कीप इंजॉइंग। वीडियो को लाइक और वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिए कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू वांट मी टू टेक इन द क्लासेस। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल राइट।